क्या ऐसा हो सकता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाया गया कोई कानून खुद ही भ्रष्टाचारियों का कवच बन जाए? सुप्रीम कोर्ट के सामने हाल ही में यही एक बहुत बड़ा सवाल था, और इसका जवाब भारत में करप्शन की जांच के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आइए इस करप्शन शील्ड कानून के पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें भारत के स्टील फ्रेम यानी हमारे पब्लिक सर्वेंट्स की भूमिका को समझना होगा। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, ये वो रीढ़ की हड्डी हैं जो देश के सिस्टम को चलाती हैं। पर सवाल ये है कि इस स्टील फ्रेम को मजबूत रखने के लिए उसे कितनी सुरक्षा दी जाए, और यहीं पर सुरक्षा और जवाबदेही के बीच का जो संतुलन है वो इस पूरे मामले के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाया गया कानून अनजाने में ही भ्रष्ट लोगों की ढाल बन सकता है? यही वो मुश्किल पहेली है जिसे सुप्रीम कोर्ट सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए सीधे उस कानून पर आते हैं जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। ये कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 17A। तो ये सेक्शन 17A आखिर करता क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक गेट कीपर की तरह काम करता है। ये कहता है कि अगर किसी सरकारी अधिकारी पर उनके ऑफिशियल काम से जुड़े किसी फैसले को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो पुलिस सीधे सीधे जांच शुरू नहीं कर सकती। नहीं, जांच शुरू करने से पहले उन्हें सरकार से इजाजत लेनी होगी। इसी को कहते हैं प्राया अप्रूवल। अब देखिए, ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। ये तो दशकों से चली आ रही एक कानूनी खींचतान है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक नियम को रद्द किया। फिर 2003 में संसद इसे कानून बनाकर वापस ले आई। 2014 में कोर्ट ने इसे फिर से असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया, और फिर 2018 में ये सेक्शन 17A के रूप में एक नए और पहले से भी ज्यादा ताकतवर अंदाज में वापस आ गया। तो इस नए कवच यानी सेक्शन 17A को सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आइए देखते हैं कि उनके तर्क क्या थे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के सामने एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा रखा। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने जांच की इजाजत के लिए जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी, उनमें से 41.3% रिक्वेस्ट को सरकार ने मना कर दिया। सोचिए जरा, लगभग आधे मामलों में जांच शुरू ही नहीं हो पाई। ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। कुल 2395 रिक्वेस्ट में से करीब करीब 1000 मामलों में जांच की इजाजत ही नहीं दी गई। इससे एक बहुत गंभीर सवाल उठता है, क्या यह कानून जांच को बढ़ावा दे रहा है या असल में उसे रोक रहा है? तो याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा तर्क ये था कि ये कानून संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है। ये एक तरह से हितों का टकराव पैदा करता है। मतलब, सरकार अपने ही अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की इजाजत कैसे दे सकती है? उनका कहना था कि ये कानून ईमानदार अधिकारियों को बचाने के बजाय असल में भ्रष्ट और पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों की ढाल बन गया है। अब आते हैं कोर्ट के फैसले पर, जो कि बहुत दिलचस्प है। इस मामले को 2 जजों की बेंच ने सुना और वे एकमत नहीं थे। पहले जस्टिस केवी विश्वनाथन के फैसले को समझते हैं, जिन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। देखिए, अदालत इस मुद्दे पर पूरी तरह से बटी हुई थी। जस्टिस विश्वनाथन का मानना था कि कानून को बचाया जा सकता है, बस कुछ बदलाव करने होंगे। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस नागरत्ना का साफ कहना था कि ये कानून असंवैधानिक है और इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन का मानना था कि ईमानदार अधिकारियों को बेवजह की परेशानी से बचाने का जो कानून का मकसद है वो बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम मकसद में नहीं, बल्कि उसे लागू करने के तरीके में है। तो उनका कहना था कि हमें इस ढाल को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे और मजबूत और निष्पक्ष बनाना चाहिए। तो उनका समाधान क्या था? उन्होंने एक सिस्टम सुझाया। जब भी पुलिस जांच की इजाजत मांगे तो सरकार उस रिक्वेस्ट को एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे कि लोकपाल या लोकायुक्त को भेज देगी। फिर वो बॉडी मामले को देखेगी और अपनी सिफारिश देगी, और सबसे जरूरी बात, सरकार को वो सिफारिश माननी ही होगी। फैसला सरकार के हाथ में नहीं रहेगा। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। देखते हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना का फैसला, जो जस्टिस विश्वनाथन के फैसले से बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस कानून को समझाने के लिए एक बहुत ही यादगार बात कही। ये नई बोतल में पुरानी शराब है। उनका मतलब साफ था कि ये वही पुराना आइडिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2 बार खारिज कर चुका है। बस उसे एक नया नाम और नया रूप दे दिया गया है। जस्टिस नागरत्ना के लिए असली समस्या ये नहीं थी कि इजाजत कौन दे रहा है। असली समस्या ये थी कि जांच से पहले इजाजत लेनी ही क्यों पड़ रही है।
उनका मानना था कि किसी भी तरह की प्रायर अप्रूवल की शर्त भ्रष्टाचार विरोधी कानून की आत्मा के ही खिलाफ है। ये स्वतंत्र जांच को रोकती है और भ्रष्ट लोगों को बचाती है। उनके फैसले का सार ये था कि ईमानदार अधिकारियों को बचाने के लिए बनाई गई ढाल भ्रष्ट लोगों के छिपने का किला नहीं बननी चाहिए। उनके हिसाब से ये कानून फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान कर रहा था। तो अब हमारे सामने 2 जज हैं और 2 बिल्कुल अलग अलग फैसले। इस कानूनी गतिरोध का मतलब क्या है? अब आगे क्या होगा? सीधा सा जवाब है, फैसला 1-1 से टाई हो गया। जब बेंच में जजों की संख्या बराबर हो और वो एक दूसरे से सहमत ना हो तो कोई बहुमत का फैसला नहीं होता। ये टेबल पूरी स्थिति को साफ करती है। क्योंकि फैसला बटा हुआ है, इसलिए सेक्शन 17A फिलहाल लागू तो रहेगा, लेकिन इसकी संवैधानिकता पर एक बहुत बड़ा कानूनी सवालिया निशान लग गया है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब भी 2 जजों की बेंच में इस तरह का मतभेद होता है तो मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा जाता है, जिसमें 3 या 5 जज होते हैं। अब वही बड़ी बेंच इस पर अंतिम फैसला करेगी। इसका मतलब ये है कि भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने की जो पूरी व्यवस्था है, उसका भविष्य अब दांव पर है। देश के एंटी करप्शन कानून का क्या होगा, यह अब सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच के फैसले पर टिका है। और आखिर में ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे संतुलन की है। एक देश अपने ईमानदार अधिकारियों को बेवजह के उत्पीड़न से कैसे बचाए और साथ ही ये भी पक्का करे कि भ्रष्ट लोगों को छिपने का कोई रास्ता ना मिले। यही वो संतुलन है जिसे भारत को खोजना होगा।